चलो गए। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की भूगोल का पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, तो प्राकृतिक प्रदेश क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक प्रदेश क्या है। तो सबसे पहले आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्राकृतिक किसे कहते हैं और मानव निर्मित किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं वो प्रदेश क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक प्रदेश कहलाते हैं। जैसे हो गए घास के मैदान, घाटियां हो, घास के मैदान हो गए, घाटियां हो गई, यही प्राकृतिक प्रदेश है जी। तो घास के मैदान हो गए और क्या हो गए? घाटियां हो गई, ठीक है। और इनमें प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, इन प्राकृतिक प्रदेशों में जनजीवन का मतलब लोगों का रहन सहन। जनजीवन का मतलब जन माने क्या होता है? लोग। जन माने क्या होता है? और जीवन माने क्या होता है? मतलब जीना। तो लोग इन प्रदेशों में जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि शीतोष्ण घास के प्रदेश। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर पृथ्वी की सीधी सीधी रेखा, देखिए पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। इसे हम एक अलग नाम से भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? और दूसरा इसका नाम क्या है? पीछे शांत रहे ना। देखिए इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा है। दूसरा नाम क्या है? और इसका एक नाम और है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। अब यहां से हम चले जाएंगे, देखिए ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। तो इधर से जाएंगे तो डिग्री हमारी बढ़ेगी, इधर भी जाएंगे तो डिग्री हमारी क्या है? बढ़ेगी। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर एक और रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है। और इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर एक और नीचे काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में, कोई बता सकता है? गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग, ठीक है। गोले का मतलब क्या होता है? आधा भाग। तो हमारा भारत किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस रेखा से जो 23.5 डिग्री पर 23 सही 1/2 डिग्री पर जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? और ये भूमध्य रेखा के नीचे 23 सही 1/2 डिग्री पर जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब देखिए जैसे जैसे, अब देखिए सूर्य की गर्मी, सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। यह जितना एरिया है ना भूमध्य रेखा वाला, पृथ्वी के बीचों बीच वाला, तो यहाँ पर लगभग सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधे पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होगी? गर्मी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम इधर उतरते जाएंगे, जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तैसे तैसे ठंडी क्या होगी? बढ़ती जाएगी और गर्मी क्या होगी? घटती जाएगी। वैसा यहाँ भी होगा, जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो इधर आगे एक आता टैगा प्रदेश, जो आपकी किताब में लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है।
इन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। देखिए उष्ण शीतोष्ण, देखिए यहाँ पे उष्ण माने क्या होती है, गर्मी। उष्ण माने क्या होती है, गर्मी। तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर कोई मैदान पाया जाएगा तो उसे उष्ण कटिबंधी कहेंगे, और यहाँ पर कोई पाया जाएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, लगभग इस एरिया में। तो इस वाले एरिया को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और ये वाले एरिया को जहां पर ठंडी हमेशा रहती है इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। क्या इसे शीत कहा जाता है और इसे उष्ण कहा जाता है। इसे भी क्या कहा जाएगा, शीत, क्योंकि ध्रुवों पर ठंडी ज्यादा होती है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से इधर जाएंगे तो ठंडी क्या होगी, बढ़ेगी, और अंत में ध्रुव पर चले जाएंगे तो इतनी ठंडी होगी कि वहां 6 महीने के दिन होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका उष्ण कटिबंध है और ये आपका शीत कटिबंध है। तो इनके दोनों के बीच वाला, देखिए उष्ण के और शीत के बीच वाले को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण, जहां पर ठंडी भी आती है और हम लोग कहां पे हैं, हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहां पर ठंडी भी है और 4 महीना ठंडी, 4 महीना गर्मी, 4 महीना वर्षा। तो हम लोग इसी शीतोष्ण कटिबंधी मैदान, तो कह रहा है कि आपकी किताब में कह रही है कि इन्हें शीतोष्ण घास के प्रदेश कहते हैं। कौन से घास के प्रदेश कहते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब यहां पर ठंडी भी है और गर्मी भी है, टाइम टाइम पे आती, ठीक है। अब शीतोष्ण घास प्रदेश और टैगा प्रदेश दोनों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखिए सेंटीमीटर, अब आप सोचेंगे कि ये सेंटीमीटर वर्षा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि वर्षा को हम सेंटीमीटर में कैसे नापते हैं। कोई वर्षा छड़ी है, रस्सी के सेंटीमीटर में नापे। तो एक होता है बारिश को नापने वाला, एक फ्लास्क होता है, ठीक है, वर्षा को नापने वाला, जो उसे बोलते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं उसे, रेन गेज बोलते हैं। रेन गेज से ही बारिश नापी जाती कि कितनी बारिश हुई। तो एक फ्लास्क होता है ऐसे, ये फ्लास्क होता है, ठीक है। जब बारिश होती है तो इसे खुले में रख दिया जाता है। इसे खुले में क्या रख दिया जाता है, तो यहाँ पे सेंटी लिखे होते हैं। अब जितनी बूंदें गिरेंगी, जब बूंद गिरने के बाद जितना ये फ्लास्क भर जाएगा, अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर तक फ्लास्क में बूंद इकट्ठा होकर के भर गई हैं, तो हम क्या कहेंगे, 20 सेंटी बारिश हुई है। अगर 50 तक भर गए डिब्बा तो हम कहेंगे 50 सेंटी बारिश हो गई। ऐसे रेन गेज, यही रेन गेज है, ऐसे बारिश नापी जाती, कितनी 200 सेंटी हुई, 50 सेंटी हुई, 20 सेंटी हुई। समझ में आया कुछ कि रेन गेज क्या होता है। बारिश को किससे नापते हैं, रेन किस में नापते हैं, सेंटीमीटर, सेंटी में नापते हैं कि मीटर में, किस में नापते हैं, सेंटी में। आगे देखिए, दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। दक्षिण के घास क्षेत्र में जो है गर्मी अधिक पड़ती है, अर्थात इधर जितने घास के मैदान है, इधर जितने भी ये घास के मैदान है, इनमें क्या गर्मी अधिक पड़ेगी। क्योंकि अफ्रीका दक्षिण में ही तो है, पृथ्वी के, जो हमारे पृथ्वी के दक्षिण में है अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है। तो दक्षिण घास के क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब देखिए जहां पर गर्मी अधिक पड़ेगी, ये पानी भरा है, ठीक है, यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ी तो पानी सब क्या भाप बन के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पानी भाप बन करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती है, और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती है, तो वहां पर अब देखिए एक पेड़ है सबसे ज्यादा
जो पानी खींचता है वो है लिप्टिस का पेड़ या केल्यूक्टस उसे कहते हैं। हम लोग अपने देहाती भाषा में कहते हैं सुपेता का पेड़, है नहीं, वो सफेदा भी कहते हैं उसे, है ना, सुपेता या सफेदा, वो दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी खींचता है। तो देखिए जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, पानी भाप बन करके उड़ जाता है, पेड़ के लिए पानी बचता नहीं, तो पेड़ क्या होगा, सूख जाएंगे, पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा। तो वहां पर छोटी छोटी घासें उगने लगती, क्या, छोटी छोटी, और घासों को चाहिए पानी कम कि ज्यादा चाहिए, घासों को पानी चाहिए कम, इसलिए वहां क्या है, पूरे के पूरे एक तरफ से मैदान में पेड़ नहीं उगते हैं, केवल और केवल क्या उगती है, घास। यहां से 10, 20, 100, 50, 200 किलोमीटर तक चले जाइए, एक भी आपको छाया के लिए एक भी आपको पेड़ नहीं मिलेगा, केवल घास मिलेगी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी घास मिलेगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर तरीके की घास मिलेगी, और आपको पेड़ नहीं मिलेगा घास के मैदान में। अब देखिए कहां कहां बता रहे हैं, जैसे आप चले जाइए रूस में, रूस में देखिए आपका किताब में दिया है कि रूस में जो घास का मैदान उसे स्टेपी कहते हैं। अब रूस है ऐसे, ये रूस, ये माना रूस है, तो रूस के इतने बड़े मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रूस। और रूस के कम से कम इतने बड़े मैदान में क्या है, केवल घास ही है, हजारों किलोमीटर में घास का मैदान, एक भी पेड़ का नामो निशान नहीं है रूस में। फिर इसके बाद अमेरिका, अमेरिका में जो घास का मैदान उसे क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूस में क्या कहते हैं, स्टेपी, और अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं, ठीक है। और अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में इसे क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसमें इसको क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है, डाउन्स है, क्या नाम है, डाउन्स। और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से 3 घास के मैदान हैं, एक है लानोस, फिर दूसरा है ग्रान चाको, और तीसरा क्या है, पंपाज। समझ में आया सब?